कर ले मेरे को होस्ट करो, ऐड करो। ये आकडा कुठे आहे? इकडे असतो त्यात काय पाहिजे? मेक मी एडमिन। अच्छा, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। वेट, ओके। मेरा आवाज आ रहा है बेटा सबको? कैन यू एबल टू हियर मी? ओके, सो गिव मी 2 minutes only, we'll start our lecture. Let me set the board first. So जो new students है, first of all let me introduce myself. I am RK sir from Smart Point Commerce classes. Okay, so I think मुझे नहीं जानते। Okay. There are so many students are new today, those who don't know me. Okay, okay, great. So I hope my voice is very clear and loud. Okay, today because I'm using the headphones, so I think so you should not have any issues regarding the voice eruption. Okay, fine. So अच्छा, एक क्वेश्चन है, I just wanted to know from your end. So I think मुझे लगता है काफी 2 दिन से जो लेक्चर अटेंड कर रहे हैं स्टूडेंट लास्ट 2 डेज से, एक मैथ्स का लेक्चर हुआ राम सर का, उसके बाद संदीप सर का लेक्चर हुआ, करेक्ट है ना? धीरे धीरे क्या ज्वाइन कर रहे हो? ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल ना, दोज हु आर न्यू स्टूडेंट, तो मैं उनको अपने इंस्टीट्यूट के बारे में 2 मिनट बात करूंगा, बिकॉज स्लोली नाउ कॉमर्स के बच्चे थोड़ा इंटरेस्ट लेने लगे 11th स्टैंडर्ड के लिए, बिकॉज लॉकडाउन का थोड़ा असर कम हो रहा है थोड़ा कोरोना का, बिकॉज साइंस के बच्चे थोड़े ज्यादा इंटरेस्टेड लग रहे थे मेरे को, बट अभी स्लोली सेकेंड गियर पे आ गए तुम लोग भी कि थोड़ा इंटरेस्ट दिखा रहे हो लेक्चर्स के लिए। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बोलूंगा कि अगर आपने देखा रहेगा कि अपने इंस्टीट्यूट में किसके किसके लेक्चर्स आप लोगों ने अभी तक अटेंड किए, जो डे 1 से लेक्चर अटेंड कर रहे हैं उन्होंने मेरे लेक्चर अटेंड किए। आई एम आरके सर, मेरा लेक्चर आपने ऑलरेडी अटेंड किया है, जो नए हैं आज मेरा लेक्चर अटेंड करेंगे। उसके बाद कल का लेक्चर जो लोग अटेंड प्रेजेंट थे कल के लेक्चर में, उन्होंने संदीप सर का लेक्चर अटेंड किया था, राइट? संदीप सर,
सर लिखना चाहिए मुझे। ओके, संदीप सर। सो आई थिंक पहले तो मैं ये बताऊंगा कि अकाउंट्स के लिए अपने अभी तक 2 प्रोफेसर का, कल का लेक्चर था वो संदीप सर का था, उसके पहले मैं लेता था, आज भी मैं ही लूंगा। तो मेरा नाम है आरके, संदीप सर, और तीसरे जो प्रोफेसर है अकाउंट्स के लिए उनका नाम है नवीन सर। अभी तक आप लोग ने नवीन सर का लेक्चर अटेंड नहीं किया है, तो मुझे ये सब बताने की जरूरत क्या है? तो मुझे ये बताना है कि दोज हु लाइक टू बिकम अ सीए इन फ्यूचर, चार्टर्ड अकाउंटेंट, कॉमर्स लेके, आपने सब लोगों ने कॉमर्स डिसाइड किया है फाइनली जाके, बिकॉज बहुत कंफ्यूजन के बाद फाइनली हम लोग ये डिसीजन पे आए हैं कि हम लोग कॉमर्स लेने वाले हैं। तो जब कॉमर्स पढ़ना ही है तो भाई हम लोग ऐसे पर्सन से पढ़े जिसको अकाउंट्स का थर्ड नॉलेज हो। तो अकाउंट्स का नॉलेज किसको ज्यादा रहेगा? सीए को, जिसका नाम है चार्टर्ड अकाउंटेंट। तो जो कल का प्रोफेसर था आपका जो लेक्चर ले रहे थे, कल का जो प्रोफेसर था जो आपका लेक्चर ले रहे थे, उनका नाम है संदीप बेगड़ा, और ही इज द एजुकेशन एंड क्वालिफिकेशन के हिसाब से वो चार्टर्ड अकाउंटेंट है। अब ये इनका लेक्चर अभी तक आप अटेंड किए नहीं हो, वेरी सुन यू कैन सी नवीन सर को भी, इनका भी एजुकेशन क्वालिफिकेशन चार्टर्ड अकाउंटेंट है, तो ही इज ऑल्सो सीए। बट ये पॉइंट क्या था ये बताने के पीछे, बिकॉज अगर मुझे 11th-12th में मेरा बेस अकाउंट का मुझे स्ट्रॉन्ग करना है, अगर मुझे 11th-12th में अकाउंट्स में अच्छा स्कोर करना है, और अगर फ्यूचर में जाके अगर मेरा गोल है मुझे चार्टर्ड अकाउंट या फिर मुझे अकाउंट्स में ज्यादा स्ट्रॉन्ग पढ़ाई करना है, बिकॉज ये अकाउंट आपको अगले 5 साल तक आने वाला है ना। पूरे कॉमर्स में सबसे मेजर सब्जेक्ट अकाउंटिंग है, बिकॉज इट्स नॉट अबाउट ओनली स्टडी, it's not only about the study, it's about your future, it's all about your future, and it's all about your career. Why I'm talking about the future and career? Reason is very simple, because study तो 5 साल और 7 साल करोगे, लेकिन उसके बाद तो अपने को कहाँ जाना है? जॉब पे जाना है, काम पे जाना है। लेकिन अगर आप अकाउंटेंट, बैंकिंग, इंश्योरेंस, फाइनेंस, ये सब सेक्टर्स में जॉब करोगे, जबकि कॉमर्स में 70-80% सेक्टर यही है फ्यूचर में, तो आपको उस फील्ड में अगर ज्ञान चाहिए, नॉलेज चाहिए, तो आपके लिए ये 2 सब्जेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, अकाउंट एंड मैथ। समझे ना बेटा? आपको ये 2 सब्जेक्ट है, अकाउंट एंड मैथ इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर फ्यूचर पॉइंट ऑफ व्यू। तो दैट्स व्हाई अकाउंट्स पढ़ाने वाला खुद ही अगर सीए रहेगा तो मुझे और ज्यादा डिटेल में बताने की जरूरत नहीं है कि अकाउंट का आपका बेस कैसा होना चाहिए। तो संदीप सर एंड नवीन सर बोथ आर चार्टर्ड अकाउंटेंट, दोज हु आर क्लियरिंग योर अकाउंटिंग बेस। मैथ्स के लिए ऑलरेडी आपने, मुझे लगता है कि मैथ्स के लिए आपने ऑलरेडी राम सर को देखा हुआ है, राम सर का लेक्चर अटेंड किए हुए, बराबर है कि नहीं? बहुत सारे बच्चे लोग ने राम सर का लेक्चर, अभी राम सर के बारे में अगर ये लेवल पे आके मैं बात करूंगा तो गलत हो जाएगा। तो अगर आपने फ्यूजन साइंस क्लासेस इंस्टीट्यूट का नाम सुना रहेगा, जहाँ पे 100 आउट ऑफ 100, 100 आउट ऑफ 99 ये साल का रिजल्ट है, तो वहां पर अगर मैथ्स कौन पढ़ाता है? राम सर पढ़ाते हैं, वहां पर राम सर पढ़ाते हैं, और वही आपको कॉमर्स में भी मैथ्स पढ़ाएंगे। तो कॉमर्स में वी हैव 2 फैकल्टी, राम सर एंड अनदर वन इज शेट्टी सर। शेट्टी सर का लेक्चर अभी तक आपने अटेंड नहीं किया है, बट वो भी 1-2 दिन में आपका लेक्चर मैथ्स का लेंगे, शेट्टी सर लेंगे। उसके बाद एसपी, ओसी, इको, अकाउंट, मेरा नाम बाद में लिखा हूं मैं, धर्मेश सर है, धर्मेश सर, ही इज एजुकेशन क्वालिफिकेशन सीए से, कंपनी सेक्रेटरी। और लास्ट में अगर मेरा क्वालिफिकेशन अगर आपको जानना है, अरे भाई पेन गिर गया रे, मार्कर नीचे गिर गयो, ठीक है। इंग्लिश के सर के बारे में नहीं बताया, इंग्लिश के सर संतोष सर है, पाटकर कॉलेज का नाम सुना रहेगा, ही इज द प्रोफेसर इनटू द पाटकर कॉलेज, इंग्लिश जो आपको पढ़ाएंगे, तो ही इज फ्रॉम पाटकर कॉलेज। और मेरा इतना इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है, बट फिर भी बता देता हूँ, माय एजुकेशन क्वालिफिकेशन इज बीकॉम, आफ्टर दैट आई हैव कंप्लीटेड माय एमकॉम एंड लेटर आई हैव कंप्लीटेड माय एमबीए, करंटली आई एम परस्यूइंग बीएड। तो बोर्ड पे देख के आपको पता चल गया रहेगा मेरा एजुकेशन क्वालिफिकेशन, ठीक है। और कैसे पढ़ाता हूँ वो तो आपको आज के लेक्चर के बाद पता भी चल जाएगा। So no need for an introduction for all these professors, those who are taking and giving you the proper base for accounting and proper base for 11th-12th commerce. चलो बहुत ज्यादा ज्ञान दे दिया तुम लोग को, let's talk about the subject now. अकाउंट, संदीप सर
कंटिन्यू करेंगे। और डोंट वरी, जैसे मेरे को ये इसको का आज मैं चैप्टर स्टार्ट करने वाला हूँ, ये थोड़ा लेवल पे आ जाएगा ना बेटा, मैं भी आपको रियल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट पढ़ाऊंगा। संदीप सर भी पढ़ाएंगे। मैं स्टार्ट मिस हुआ है ना बेटा, चैप्टर नंबर 1 जिसका मिस हुआ है, दे डोंट हैव टू वरी अबाउट दैट। मैं आपको दोबारा उसका रिवाइज कराऊंगा, तो आपको जरा भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। या फिर अब मेरे पास वीडियो रिकॉर्डिंग है सारे चैप्टर का, ये फर्स्ट चैप्टर का वीडियो रिकॉर्डिंग है। आपको अगर चाहिए तो लेक्चर के बाद मुझे टेक्स्ट करो मेरे नंबर पे, ये मेरा नंबर है 129565 पे। मैं आपको मेरा ये फर्स्ट चैप्टर का इकोनॉमिक्स का पूरा चैप्टर का वीडियो रिकॉर्डिंग मैं आपको सेंड कर दूंगा। यूट्यूब पे आपको मिल जाएगा मेरा वीडियो रिकॉर्डिंग, आरके सर करके डाला हुआ है, स्मार्टफोन कॉमर्स क्लासेस। तो इकोनॉमिक का फर्स्ट चैप्टर का पूरा है। तो आज के लेक्चर में मुझे स्टार्ट करना है चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है इको मनी। अच्छा, एक चीज आपसे मैं बहुत क्लियर करने वाला हूँ, बिकॉज काफी स्टूडेंट्स आज नए अटेंड कर रहे हैं, तो उनको मैं बोलना पसंद करूंगा। क्योंकि अगर बेटा एक बात दिमाग में डाल दो, अगर आप आज के बाद, चलो भाई अपना 2 महीना ऑलरेडी वेस्ट हो गया है ड्यू टू द लॉकडाउन, बट अगर आप अपने आप को सेकंड गियर थर्ड गियर में नहीं डालोगे तो आपको बहुत ट्रबल हो जाएगा। बिकॉज अभी एडमिशन का प्रोसेस आपको मालूम नहीं रहेगा। आपके मेजोरिटी स्टूडेंट्स, मतलब आपके साथ जो पढ़ते हैं फ्रेंड्स, उन लोगों को डायरेक्ट जाके एडमिशन ऑलरेडी बहुत सारे लोगों ने लिया हुआ है कॉलेजेस में। हाउ यू पीपल, आप कौन से लेवल पे पहुंचे मुझे नहीं पता, बट देयर आर सो मेनी पीपल हैव टेकन द डायरेक्ट एडमिशन। और सब कॉलेजेस में डायरेक्ट एडमिशन चालू है। अपने दहीसर में मातृछाया चालू है, विद्याभूषण चालू है, सरदार वल्लभ भाई पटेल में चालू है, बोरोली में जीएस चालू है, निर्मला में चालू है, ठाकुर में चालू है, सब जगह पे डायरेक्ट एडमिशन चालू है सेम फीस में। तो अगर आप नहीं लिए हो तो पहले जाके इंक्वायरी कर लो और कल के कल एडमिशन करा लो। दूसरी चीज, जिस दिन कॉलेज, अभी देखो मेजोरिटी पीपल आर स्टार्टिंग द ऑनलाइन लेक्चर, तो लेकिन एक बात सुनो, ज्यादा से ज्यादा अगर 30 तारीख को आपका एडमिशन होता है, 1 तारीख से अगर कॉलेज ऑनलाइन लेक्चर चालू करता है, तो बेटा मेरा वर्ड लिख के लो, 15 सितंबर को आपका पहला एग्जाम होगा कॉलेज में। नोट माय पॉइंट, फॉर 15 to 20, क्योंकि ऑलरेडी डिले हो चुका है, तो और डिले नहीं कर सकते। 15 से 20 सितंबर के बीच में आपका फर्स्ट यूनिट टेस्ट ऑफ फर्स्ट सेमिस्टर दे आर गोइंग टू कंडक्ट। मे बी यूनिट टेस्ट का चांसेस बहुत कम है, बट यू हैव टू प्रिपेयर फॉर अ फर्स्ट सेमिस्टर नाउ। तो आपका फर्स्ट सेमिस्टर चालू होना ही होना है इमीडिएटली, समझ में आ रहा है? तो आपको अगर अभी से आप रेगुलर नहीं हो जाओगे, अगर आप रेगुलर पढ़ाई स्टार्ट नहीं करोगे, तो भाई आपको समझ में आ गया रहेगा मुझे क्या बोलना है। कॉलेज वाले आपको डीप एंड डिटेल में नहीं पढ़ाने वाले, डीप एंड डिटेल में हम लोग पढ़ाने वाले। तो आपको यहाँ पे पहली बात तो कल से लेक्चर मिस नहीं करना है। दूसरी चीज, बात दिमाग में एकदम क्लियर है, आपको पढ़ाई करना चालू करना चाहिए। पीडीएफ चाहिए, ऑनलाइन चाहिए, टेक्स्टबुक चाहिए, मार्केट में सब अवेलेबल है। नाउ यू कैनॉट गिव द एक्सक्यूज, सर ये दुकान बंद है, वो दुकान बंद है, लॉकडाउन चालू है, बिल्डिंग सील है। अरे भाई एक्सक्यूज जो देता है ना वो सक्सेसफुल कभी नहीं बनता, और जो सक्सेसफुल बनता है वो एक्सक्यूज कभी नहीं देता। तो नाउ यू हैव टू डिसाइड, आइदर यू वांट टू गिव द एक्सक्यूज और यू वांट टू बिकम अ सक्सेसफुल। ठीक है, तो पढ़ाई करना चालू करो, क्योंकि 15-20 सितंबर के अंदर आपका कॉलेज पहला सेमिस्टर कंडक्ट करेगा, जिसमें आपको 3-3, 4-4 चैप्टर आएंगे, और आप लोगों का पढ़ाई कितने लेवल तक पहुंचा हुआ है अभी तक, यू डिसाइड योरसेल्फ। मैं अपने साइड से कोशिश कर रहा हूँ, आपको मालूम नहीं रहेगा, जो लोग सुमित है, रितेश है, शिवानी है, देयर आर सो मेनी गर्ल्स आर अटेंडिंग माय लेक्चर सिंस लास्ट आई थिंक 2 मंथ से ज्यादा हो गया रहेगा जो मेरे लेक्चर आप लोग अटेंड कर रहे हो। तो मैंने अपने लेवल पे तो कोशिश कर रहा हूँ आप लोगों को बेसिक और रेगुलर स्टार्ट करने का, और ये मेरा रेगुलर लेक्चर है, इट इज नॉट अ डेमो लेक्चर। थैंक यू नॉट ऑल द पीपल, दिस इज नॉट अ डेमो लेक्चर। आई हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड इकोनॉमिक्स का फर्स्ट चैप्टर, जिसका वीडियो रिकॉर्डिंग मेरे पास है, आप टेक्स्ट करो मैं सेंड कर दूंगा। आज मैं इको का सेकंड चैप्टर स्टार्ट कर रहा हूं जिसका नाम है मनी। लेट्स स्टार्ट फॉर मनी। तो नाउ पहले मनी का मैं यहाँ पर इंट्रोड्यूस लिख के देता हूँ, आप लोग इसको कॉपी कर लो, या फिर यू कैन से दैट आप कॉपी करना है, आपको इसको स्क्रीनशॉट के भरोसे मत रहो बेटा, स्क्रीनशॉट के भरोसे मत रहो, आपको सबको कॉपी करना ही है। ठीक है, तो मैं कुछ चीजें मनी के बारे में यहाँ पे लिखूंगा, आपको
उसको नोट करना। तो फर्स्ट वन, मैन is an intelligent animal। क्या लिखा है देखो अभी, मैन कौन है? इंटेलिजेंट एनिमल। मैं टेक्स्ट बुक कॉपी कर रहा हूँ, आपको कोई नोट्स वगैरह नहीं पढ़ना है, सीधा का सीधा टेक्स्ट बुक आपको पढ़ना है, बाकी कुछ नोट्स आपको कैरी नहीं करना है। द इन्वेंशन of money, invention of money is one of the important invention of man। बस मनी का मीनिंग यहाँ पे लिख देता हूँ। मनी का मीनिंग लेटर ऑन आता हूँ जरा। वेरियस गुड्स एंड सर्विसेज एक्सचेंज विथ money। various goods and services exchange with money। let me write everything, I will get back to you, don't worry। modern economy is depending on money। last point, huh? 3 people are waiting। okay, you can see clearly, yeah? Right? money which is in circulation today was created to reduce barter system। चलो, आई थिंक मुझे लगता है इतना इंट्रोडक्शन आप लोगों को काफी है। ठीक है, नाउ लेट्स स्टार्ट। अच्छा, आई थिंक मुझे लगता है भगवान ने बहुत सारी चीजें हम लोग को दिया है, भगवान ने हम लोग को बहुत सारी चीजें दी है। एक सेकेंड, आप में एक सेकेंड, काइंडली प्लीज नोट द वन थिंग, व्हाइल आई एम टीचिंग आई एम नॉट गोइंग टू रीड द चैट बॉक्स। पहली बात, आपको जो भी क्वेश्चन पूछना है ना, आई गिव यू सफिशिएंट टाइम टू आस्क मी द क्वेश्चन। इफ यू आस्क द क्वेश्चन इन मिडल ऑफ द टाइम, आई एम नॉट गोइंग टू रीड योर चैट बॉक्स। ठीक है, आपको जो भी डाउट है, क्वेरी है, आप मुझे लेक्चर के बाद पूछ सकते हो। मैं आई विल गिव यू सफिशिएंट टाइम टू आस्क यू, राइट? अभी एक मैं पढ़ा रहा हूँ क्या, मनी टॉपिक। और समवन हैज आस्क्ड मी, मैंने पाटकर कॉलेज डाला है, तो आर यू गेटिंग इट? आई एम हियर, आई एम टीचिंग यू द चैप्टर अबाउट द मनी, और आप मुझे कॉलेज का एडमिशन का प्रोसेस पूछ रहे हो। ठीक है, इंट्रोडक्शन। तो इंट्रोडक्शन अबाउट द मनी। मनी एक्चुअली कंसेप्ट है हमारे पुराने जमाने में ना बेटा, पुराने जमाने में भी भगवान ने बहुत सारी गॉड गिफ्टेड हम लोगों को चीजें दी है। जैसे उसके अंदर आप बोल सकते हो ऑल द नेचुरल गिफ्ट गॉड हैज गिवन टू अस, फॉरेस्ट दिया, माउंटेन दिया, रिवर दिया, ये भगवान ने दिया हुआ है। तो ये सारी चीजें मैनमेड नहीं है, इट इज नॉट क्रिएटेड बाय ह्यूमन, इट इज गॉड गिफ्टेड, भगवान ने दिया हुआ है। बट भगवान ने हम लोग को बनाया इंसान को, बट इंसान ने किसको बनाया? पैसे से। देयर आर सो मेनी इयर्स बैक व्हेन यू सी दैट, बहुत सालों पहले
जब मनी नहीं था, देयर वेर नो मनी, जब पैसे का इन्वेंशन नहीं हुआ था, मनी का इन्वेंशन नहीं हुआ था, तभी भी एक्सचेंज होता था बेटा। एक्सचेंज तो तभी भी होता था। यस और नो? आर यू गेटिंग इट? व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू। बहुत साल पहले चले जाओ बेटा, 300 400 500 साल चले जाओ, जब राजा महाराजा होता थे, किंगडम्स होता था, राजे होते थे, तो उस समय तो 10 रुपए का नोट लेके नहीं जाते थे ना हम लोग। ए बाबू पैसा दे दे, चावल दे दे, आटा दे दे, पैसा लेके जाते थे क्या हम लोग? नहीं। तो उस समय भी एक्सचेंज होता था, आज भी एक्सचेंज हो रहा है। आज एक्सचेंज हो रहा है मनी के अगेंस्ट में, बट उस समय भी एक्सचेंज होता था। पर उस समय एक्सचेंज कैसे होता था? एक्सचेंज गुड्स एंड सर्विसेज अगेंस्ट गुड्स, मतलब एक्सचेंज गुड्स एंड सर्विसेज अगेंस्ट गुड्स, उसको हम लोग कौन सा एक्सचेंज बोलते हैं? बार्टर एक्सचेंज। उसको हम लोग कौन सा एक्सचेंज बोलते हैं? बार्टर एक्सचेंज। नाउ व्हाट इज एग्जैक्टली मीन बाय द बार्टर एक्सचेंज? आई एक्सप्लेन विद द एग्जांपल। यू नो व्हाट, मुझे एग्जांपल देना बहुत पसंद है। ये एक्सचेंज है, ये आरके है, ये आरके, ये अभी ये साल का नहीं है, ये 400 साल पहले पैदा हुआ था। ये वो आरके है, 400 साल पहले मेरा पुनर्जन्म हुआ है इस बार। तो ये 400 साल पहले ना बेटा क्या हुआ था, मतलब जब मेरी मम्मी ने मेरे को दुकान में भेजा था, तो मेरे को बोला था जा दुकानदार के पास जाके राइस लेके। तो मैं शॉपकीपर के पास चला गया, मैंने बोला राइस दे दे। तो शॉपकीपर ने मेरे को 400 साल पहले क्या बोला? पेटीएम करो बेटा, पैसा नहीं है आपके पास तो पेटीएम करो। 4 years अगो मैं बोला सर पेटीएम नहीं है, तो ठीक है बेटा गूगल पे कर दे। मैं बोला सर गूगल पे नहीं हो, क्या होता है? तो शॉपकीपर है, मतलब सीधी सी बात है, आप भी हंस रहे हो, इसका मतलब आपको समझ में आया कि मैं सही जा रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास तो पैसा नहीं था, लेकिन मुझे क्या चाहिए? राइस। तो शॉपकीपर ने क्या बोला? ठीक है आपको मैं 2 kg राइस दे देता हूँ, उसके बदले आप 2 kg मुझे क्या दे दो? व्हीट दे दो, गेहूं दे दो। समझ में आ रहा है बेटा? नाउ इट हैज कॉल्ड एक्सचेंज, मतलब राइस के बदले व्हीट ले रहा हूँ, चावल दे रहा हूँ, गेहूं ले रहा हूँ। मतलब क्या हुआ? एक्सचेंज तो हो रहा है। एक्सचेंज का मतलब होता है बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, इट इज कॉल्ड एक्सचेंज। खरीदना और बेचना, इसको बोलते हैं एक्सचेंज। तो उस समय भी एक्सचेंज हुआ करता था, इस समय में भी एक्सचेंज हो रहा है। लेकिन उस समय जो एक्सचेंज होता था वो कैसे एक्सचेंज था? गुड्स के अगेंस्ट में गुड्स, सर्विसेज के अगेंस्ट में गुड्स, सामान के बदले सामान। इसका उसको कौन सा एक्सचेंज बोलते थे हम लोग? बार्टर एक्सचेंज। उस एक्सचेंज को कौन सा एक्सचेंज बोलते थे हम लोग? बार्टर एक्सचेंज। तो बार्टर एक्सचेंज का मतलब यहाँ पे समझ में आया आपको? बार्टर एक्सचेंज का मतलब होता है एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फॉर गुड्स, सामान के बदले सामान, इज कॉल्ड बार्टर एक्सचेंज। बट धीरे धीरे क्या हो गया मालूम है क्या बेटा? व्हेन द मॉडर्नाइजेशन हैज कम, सिविलाइजेशन हैज कम, मतलब अपग्रेड होने लगी, जनता थोड़ी मॉडर्न होने लगी, तो थोड़ा ये जो एक्सचेंज का जो पैटर्न था ना बेटा, देयर आर सो मेनी डिफिकल्टीज आर देयर, जो आज के क्वेश्चन में हम लोग को पढ़ना है। मैं सिर्फ प्लेटफॉर्म सेट करके दे रहा हूँ कि आज के लेक्चर में क्या पढ़ना है। तो बेटा आप जरा ध्यान से सुनो, सामान के बदले सामान लेना, सामान की कोई भी सर्विसेज प्रोवाइड करने के बाद सामान लेना, इसमें ना बार्टर एक्सचेंज में ना बहुत सारी डिफिकल्टीज थी बेटा। तो आज का जो क्वेश्चन मैं पढ़ाने वाला हूँ ना बेटा यही है, व्हाट आर द डिफिकल्टी अंडर द बार्टर एक्सचेंज। तो बार्टर एक्सचेंज जो होता था ना, बार्टर एक्सचेंज, सामान के बदले सामान, उस एक्सचेंज में ना बेटा बहुत सारी डिफिकल्टी होती थी, बहुत सारी डिफिकल्टी। तो आज के लेक्चर में मुझे वही पढ़ाना है कि व्हाट आर द डिफिकल्टी अंडर द बार्टर एक्सचेंज। तो उससे पहले आपको ये जानना पड़ेगा कि बार्टर एक्सचेंज क्या होता है। तो बार्टर एक्सचेंज का मतलब होता है एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज अगेंस्ट द गुड्स, एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फॉर अ गुड्स, सामान के बदले सामान, उस एक्सचेंज को बोला जाता है बार्टर एक्सचेंज, उस एक्सचेंज को बोला जाता है बार्टर एक्सचेंज। तो तो बार्टर एक्सचेंज करते समय बहुत सारी समस्या आती थी, बहुत सारी डिफिकल्टी आती थी। तो वही क्वेश्चन मुझे आज पढ़ाना है, टोटल 5 पॉइंट है, व्हाट आर द डिफिकल्टी अंडर द बार्टर एक्सचेंज। बट उसके पहले थोड़ा और ऊपर जाएंगे, तो ऊपर लिखा हुआ है मैन इज द इंटेलिजेंट एनिमल। तो आपने देखा रहेगा कि पहले तो हम लोग बंदर थे, उसके बाद धीरे धीरे सिविलाइजेशन आया और अभी मॉडर्नाइजेशन आ गया। तो इंसान को जब बार्टर एक्सचेंज करते समय थोड़ी डिफिकल्टी होने लगी, बार्टर एक्सचेंज में थोड़ी एक्सचेंज ऑफ गुड्स में डिफिकल्टी हो गई, तो स्लोली स्लोली ही हैज इन्वेंटेड फॉर मनी। तो पुराने जमाने में आप देखोगे, आपको थोड़ा सा पीछे लेके जाता हूँ, आपको ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। तो जैसे सिविलाइजेशन आना चलो, तो राजा महाराज पहले शुरू में क्या करते थे? पैसा कहाँ से इन्वेंट हुआ बेटा? अगर आपको थोड़ा याद है तो मैं बता देता हूँ पैसा कहाँ से इन्वेंट हुआ। जैसे मैं राजा हूँ,
इस देश का, इस प्रदेश का मैं राजा हूँ और आप मेरी जनता हो। तो मैं कौन हूँ? राजा हूँ। मेरे नगर के कौन हो आप? नगरवासी हो, मेरी जनता हो। तो पहले पुराने जमाने में क्या होता था मालूम है बेटा? जो राजा होता था ना, राजा, ये उसका, ये मैं राजा हूँ, ये राजा है, ये मैं हूँ, आरके राजा। तो ये जो राजा और आप लोग सारी प्रजा हो मेरी, तो आप सब मेरी कौन हो? इस नगर की प्रजा है। तो मैं क्या करेगा मालूम क्या? तो पुराने जमाने में ना ऐसे तांदू क्या बनता था बेटा मालूम है? का राज मुद्रा आता था। तो मतलब हर राजा ना अपना एक खुद का सिंबल डालता था। मतलब मैं अपने राज्य का एक सिंबल यहाँ पे, मतलब कोई भी मार्क करेगा, ऐसा कोई भी डिजाइन मैं बनाऊंगा, तो मतलब मैं अपने राज्य का कोई भी एक सिंबल बना के उस मुद्रा पे मैं चिपका दूंगा, तो स्टैम्प करा दूंगा, और मेरे राज्य में ना ये सिंबल चलेगा। तो उस जमाने में इस तरह से इन्वेंशन हुआ था मनी का। तो डायरेक्ट 1 रुपया 2 रुपए का कॉइन नहीं आया था। तो पहले इस तरह का कम्युनिटी मनी बोलते हैं इसको, कम्युनिटी मनी। तो पुराने जमाने में गोल्ड, सिल्वर, है ना, ये सब चीजें इसके लिए, एक्सचेंज के लिए यूज किया करते थे। आपने अगर एक मूवी देखा रहेगा रिसेंटली, ऋतिक रोशन का आया था, अगर आपको याद रहेगा तो। कोई किसी को याद है क्या कि किस मूवी की बात कर रहा हूँ? एनीवन गेट? आई एम टॉकिंग अबाउट विच मूवी? रिसेंट में एक ऋतिक रोशन का मूवी आया था, वॉर है तक साला बोल। वॉर कहां से आएगा बे? मोहनजोदारो, मोहनजोदारो था ना। तो उस मूवी में देखो, जो एक्सचेंज होता था ना, वो बार्टर एक्सचेंज होता था, बराबर। उस मूवी में दिखाया है बार्टर एक्सचेंज का पूरा सिस्टम दिखाया। अगर वो थोड़ा फ्लैशबैक में जाओगे और किसी ने अगर वो मूवी देखा रहेगा ऋतिक रोशन का मोहनजोदारो, तो आपको याद आएगा जब ऋतिक रोशन को उसके पापा ने उसको शहर भेजा था नील का व्यापार करने के लिए। नील का व्यापार। तो वो क्या लेके गया था मोहनजोदारो शहर में? नील लेके गया था, और नील बेचता था, बट नील के बदले में क्या लेता था? सामान लेता था, समझ गया? तो तभी उस मोहनजोदारो में एक कॉइन चलता था, वो एक सिंगा करके, उसके पास एक कॉइन था एक सिंगा करके। तो ऐसे कुछ कॉइन्स होते थे जो खुद राजा अपने नगर के लिए यूज करता था, एक्सचेंज के लिए। तो ये मनी का इन्वेंशन था, तब से शुरुआत हुआ। मैंने थोड़ा बहुत, आपको शायद मालूम रहेगा, वेरी सॉरी, मैंने तो सब लोग को थोड़ा सा हाईलाइट करा दिया। आपको मालूम रहेगा तो ठीक है, अच्छी बात है, बट मैंने फिर से बता दिया क्योंकि आप लोग तो मैन हो और आप लोग तो इंटेलिजेंट हो। ओके, सो मैन इज इंटेलिजेंट। और ये इन्वेंशन का मनी का, ये किसने किया हुआ है? गॉड ने? भगवान ने नहीं किया रे, भगवान ने नहीं, ये इंसान ने किया हुआ है। इन्वेंशन किसने किया है? इंसान ने किया है। अच्छा, क्यों किया है? क्यों किया? अरे क्यों किया? तो वेरियस गुड्स एंड सर्विसेज एक्सचेंज विद द मनी, बिकॉज बार्टर एक्सचेंज करते समय देयर वर सो मेनी डिफिकल्टीज हैज कम। जब हम लोग बार्टर एक्सचेंज करते थे तो बहुत सारी डिफिकल्टीज आ रही थी, बहुत सारी समस्या आ रही थी। तो उनको डिफिकल्टीज को सॉल्व करने के लिए, दूर करने के लिए मतलब सॉरी, मैन हैज इन्वेंटेड मनी। आज की डेट में तो आपको मालूम है मॉडर्न इकोनॉमी के अंदर पैसे के बिना कुछ काम नहीं चलता, तो इसको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। मनी वॉज इनटू द सर्कुलेशन टुडे वॉज क्रिएटेड एंड रिड्यूस द बार्टर एक्सचेंज। हाँ, तो आज की डेट में पैसा क्यों यूज किया जा रहा है? बिकॉज मनी हैज क्रिएटेड ड्यू टू रिड्यूस द बार्टर एक्सचेंज। बार्टर एक्सचेंज जो होता है गुड्स के बदले गुड्स, उसको कम करने के लिए, उसको रिड्यूस करने के लिए मैन हैज क्रिएटेड द मनी। I hope you understood the introduction entirely and thoroughly. Now you can ask me a question if you have not understood any point. Now you can ask me the question because अभी मैं क्वेश्चन इसके ऊपर क्वेश्चन पढ़ाना चालू करूंगा जिसका नाम है डिफिकल्टी अंडर द बार्टर एक्सचेंज। Okay, thank you. That's great, fantastic. If you guys have any doubt and any query related to the subject, you can ask me. Related to the subject I'm talking about, right? Related to the subject, if you have any questions, please ask me immediately. Otherwise, I'll go to the further now. I have just given the introduction about the money. मैंने सिर्फ आपको money का introduction दिया है यहाँ पर. We have to start the first question of the day. जिसका नाम है difficulty of barter system. Difficulties of barter system.
अगर आपको किसी को कोई डाउट नहीं तो कैन आई गो फर्दर? मैं क्वेश्चन स्टार्ट करूं? यस, किसी को कुछ भी मुझसे बात करना है ना तो चैट बॉक्स में आप आंसर लिख सकते हो। जैसे देखो, शुभांगी ने लिखा, विकास ने लिखा, सुमित लिखा है, रितेश लिखा है, प्रणव लिखा है। तो अगर किसी को मुझसे बात करना रहेगा तो यू कैन डायरेक्टली टॉक टू मी ऑन द चैट बॉक्स, बट मेरा पढ़ाने के बाद प्लीज। सो नाउ लेट्स स्टार्ट। पहले बार्टर सिस्टम मैंने बता दिया बेटा, बार्टर का मतलब क्या होता है। तो बार्टर, अभी देखो ये क्या लिखा है क्वेश्चन, व्हाट आर द डिफिकल्टीज अंडर द बार्टर सिस्टम। तो पहले बार्टर सिस्टम का मतलब क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फॉर गुड्स। देखो मैंने मीनिंग लिख दिया बार्टर सिस्टम का बोर्ड पे। तो एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फॉर गुड्स मतलब क्या लिखा है बेटा, गुड्स एंड सर्विसेज लिखा है ना बेटा। मतलब मुझे बार्टर सिस्टम का मतलब मैंने क्या बोला, देयर आर टू पीपल आर देयर, मुझे सामान एक्सचेंज करना है, इसको कुछ देना है, इसको इससे कुछ लेना है। तो ये जो गुड्स के बदले गुड्स का जो सिस्टम था ना बेटा, गुड्स के बदले गुड्स का जो सिस्टम था, इसके अंदर देयर आर बहुत सारी डिफिकल्टीज आ रही थी। हम लोग हाँ सर बहुत सारी डिफिकल्टी आ रही है, बहुत सारी डिफिकल्टी है। अरे कौन सा डिफिकल्टी आ रहा है, अरे उसको तो पढ़ाऊंगा ना। बट जस्ट इमेजिन करो बहुत सारी डिफिकल्टी आती है, इसीलिए इंसान ने मनी को इन्वेंट किया। इसको बोलते हैं बार्टर सिस्टम। पहले एक्सचेंज होता था, कौन सा होता था, बार्टर सिस्टम होता था, राइट। तो नाउ हम लोग यही देख रहे हैं कि बार्टर सिस्टम करते समय कौन सी डिफिकल्टी आती थी। तो उसमें अंदर पहला पॉइंट हम लोग पढ़ेंगे अभी। द फर्स्ट पॉइंट वी आर गोइंग टू स्टार्ट। पहला, लेट मी राइट द फर्स्ट लिटिल बिट इंट्रोडक्शन, उसके बाद प्रॉब्लम ऑफ डबल कोइंसिडेंस। चलो पहले इसको प्रूफ, इसको अरे भाई अभी ध्यान देना थोड़ा। नाउ क्वेश्चन स्टार्ट हो गया है। अब यहाँ से अपनी आंखें हिलाना मत, कान को भी हिलाना मत। नाउ यू कैन जस्ट पहले फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द डे अंडर द सेकेंड चैप्टर विच इज कॉल्ड मनी एग्जाम्पल, एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ बार्टर एक्सचेंज एंड व्हाट आर द डिफिकल्टी अंडर द बार्टर एक्सचेंज। ये आपको आने वाला है क्वेश्चन, इसलिए मैं थोड़ा डिटेल में पढ़ाऊंगा। इसके अंदर टोटल 5 पॉइंट्स है। तो पहला एग्जांपल दूंगा, देन आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन हाउ इट वर्क। क्वेश्चन क्या लिखा है, प्रॉब्लम ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वर्ड। अगर मेरा हैंडराइटिंग बहुत पुअर है, मुझे मालूम है, रीजन अलग है उसका, बट नहीं समझ में आ रहा है तो मैं प्रोनाउंस भी कर रहा हूँ, राइट। सो क्वेश्चन में लिखा हुआ है डबल कोइंसिडेंस ऑफ वर्ड, जस्ट प्रूव कर रहा हूँ। यहाँ पर दो इंसान है, देयर आर टू पीपल इन फ्रंट ऑफ यू, दिस इज मिस्टर आके एंड दिस इज सुमित। सुमित बोलेगा सर क्या हमेशा मुझे ही टारगेट करते हो, अभी दूसरा कोई मिलता ही नहीं मेरे को, क्या करें। सो नाउ यू कैन सी दैट हियर टू पीपल आर देयर। नाउ आरके या हम लोग अभी 400-300 साल पहले गए बेटा, हम लोग 2020 में नहीं है, हम लोग बहुत 1500 साल में आए, ठीक है। अभी देखो मेरे को एक्सचेंज करना है, मेरे को क्या करना है बेटा, एक्सचेंज करना है। नाउ जस्ट इमेजिन, मेरे बारे में सोचो, मेरे बारे में, आई एम टॉकिंग अबाउट मी, मेरे बारे में सोचो बेटा। आरके के पास क्या है, राइस है। मेरे दादा परदादा, उनके दादा परदादा, उनके दादा परदादा, ऐसा सोचो। हम लोग का ना खेत था, हम लोग खेत में क्या करते थे, अनाज उगाते थे। तो किसका अनाज उगा है, राइस। अब हमारे पास राइस बहुत है बेटा, राइस की कमी नहीं है बेटा, भगवान का दिया हुआ सब कुछ है बेटा, राइस भी है, केक भी है, तो राइस है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है मालूम है क्या, मेरे पास क्लोथ्स नहीं है, कपड़े नहीं है बेटा। अब बात समझ रहे हो ना बेटा, जस्ट अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम। हमारे पास क्या है, राइस है, लेकिन मुझे क्या चाहिए, क्लोथ चाहिए। क्या चाहिए, क्लोथ। अब इसके लिए मैं क्या जाऊंगा, ओहो इसके लिए हम कहा गए, हम सुमित भैया के पास गए। हम किसके पास गए,
सुमित सर के पास गए और सुमित सर को बोला कि सर ये राइस ले लो। क्या ले लो? ये जो राइस है ना ले लो और हमें क्लोथ दे दो। क्या बोला मैंने? बराबर है ना बेटा? मैं ऐसे ही एक्सचेंज करूंगा ना पुराने जमाने में। मेरे पास राइस है, मैं सुमित के पास गया और सुमित को बोला कि सुमित भैया हमें क्लोथ, ये लो राइस 5 किलो, बदले में हमें क्लोथ दे दो। ये मेरी जरूरत क्या है? मेरी जरूरत क्या है? मेरी वांट क्या है? मेरी जरूरत क्या है? क्लोथ। लेकिन प्रॉब्लम देखो अभी क्या हो रहा है डबल कोइंसिडेंस वांट में। मैं राइस दूंगा, बदले में क्लोथ लूंगा। अब डिफिकल्टी क्या है मालूम है क्या? अब सुमित के पास क्लोथ है, लेकिन उसको राइस नहीं चाहिए। समझ में आया? प्रॉब्लम समझ में आया? वो बोला सर मैं चावल खाता ही नहीं। वो क्या बोला? मैं चावल खाता ही नहीं, तो मैं आपको राइस लेके क्या करूंगा? पॉइंट अंडरस्टूड व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू? इट इज कॉल्ड डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट, क्योंकि दोनों की जरूरत सेम होनी चाहिए ना, तभी तो एक्सचेंज होगा। आर यू गेटिंग इट? देयर आर टू पीपल इन फ्रंट ऑफ अस, इसकी जरूरत मैच होनी चाहिए। जब दोनों का जरूरत मैच होगा, दैट इज ओनली देयर ओनली एक्सचेंज कब होगा? एक्सचेंज कब होगा? एक्सचेंज कब होगा? जब दोनों की जरूरतें मैच होगी तभी एक्सचेंज होगा। अब आरती को क्या चाहिए? क्लोथ चाहिए। सुमित को क्या चाहिए? सुमित को क्या चाहिए? वो बोल रहे हैं सर हम लोग चावल नहीं खाते, हम लोग गेहूं खाते। अब गेहूं राइस मेरे पास है? मेरे पास नहीं है। मेरे पास क्या है? राइस है। राइस के बदले मुझे क्या चाहिए? क्लोथ। सुमित के पास क्या है? क्लोथ। और सुमित को क्या चाहिए? राइस नहीं चाहिए। उसको क्या चाहिए? वीट से। अब समझ में आ रहा है? इट इज ओनली कॉल्ड डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट। इट इज ओनली कॉल्ड डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट। एंड the difficulty under the barter exchange, double coincidence of what? It is the important limitations under the barter system. तो ये barter system का सबसे बड़ा limitation and drawback है। समझ में आ रहा है? barter system का सबसे difficult point क्या था कि मैं राइस देने जा रहा हूँ, सामने से क्लोथ कपड़ा लूंगा, लेकिन सामने वाला कपड़ा रेडी है लेकिन उसको राइस नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि दोनों की जरूरतें, दोनों की वांट मैच नहीं कर रही है। एंड इट इज ओनली कॉल्ड डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट। इट इज ओनली कॉल्ड डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट। आर यू गेटिंग इट? टेक्स्ट बुक में सेम एग्जांपल दिया है, जहां पर मैंने सुमित और आरके लिखा है, यहाँ पे पर्सन ए और पर्सन बी लिखा हुआ है। तो पर्सन ए हैज राइस एंड ही इज वांट क्लोथ, but person B has clothes but he does not want rice, he want wheat, and the wants are does not match with each other, and it is called problem of double coincidence of want. Understood? जो मैंने ड्राइंग में समझाया, किताब में लिख के समझाया। Anyone has any doubt under this point? First point has completed. If you have any doubt, kindly please ask me immediately. I will explain again, otherwise I will go further. किसी को सेजल को नहीं डाउट है? नहीं है, सेजल को डाउट नहीं है। प्लीज बेटा अगर आपको समझ में आ रहा है ना तो आप मुझे रिप्लाई करो, क्योंकि मैं आपको देख नहीं पा रहा हूँ, सबके वीडियो ऑफ है। तो एटलीस्ट चैट बॉक्स में आप लिखो। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो मैं 10 बार समझाऊंगा, अगर नहीं समझ में आ रहा है मैं और 5 बार समझाऊंगा। लेकिन आप मुझे जब क्वेश्चन नहीं पूछोगे, आई एम नॉट अनेबल टू आंसर यू, राइट? तो प्लीज अगर किसी को भी नहीं समझा रहेगा मैं दोबारा एक्सप्लेन कर सकता हूँ, बट यू शुड हैव टू आस्क मी द क्वेश्चन। विकास को अभी कोई डाउट नहीं, खुशी को भी समझ में आ रहा है, यशवी को अपना समझ में आया, वैशाली को भी कोई डाउट नहीं है, आरजू को भी कोई डाउट नहीं है। तो आई अज्यूम दैट किसी को कोई डाउट नहीं और मेरा सारा अच्छे एक्सप्लेनेशन आपको समझ में आ रहा है। ओके, तो पॉइंट इज वेरी क्लियर। बार्टर एक्सचेंज में डिफिकल्टी क्या होती है सर? डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट। क्योंकि अगर हिंदी में अगर बोलना है जो ए के पास है वो बी के पास नहीं है, और जो बी के पास है वो ए के पास नहीं है, दैट इज कॉल्ड डबल कोइंसिडेंस वांट। क्योंकि एक्सचेंज तभी होगा ना बेटा, एक्सचेंज तभी होगा जब दोनों की जरूरतें मैच होगी। मतलब मुझे जो चाहिए वो इसके पास होना चाहिए और इसको जो चाहिए वो मेरे पास होना चाहिए, बराबर है ना? तभी तो एक्सचेंज करेंगे ना। क्या जबरदस्ती से ये बोलेगा ए चावल क्या को खाता है रे, वीट क्या को खाता है, चावल खा ले चावल, ऐसा बोलेंगे क्या उसको जबरदस्ती से? नहीं ना। ओके फाइन।
So let me rub this and I will go to the second point. Total we have to finish 5 points. उसमें से अपना कितना पॉइंट हुआ? सिर्फ एक ही पॉइंट हुआ है. आपको आई होप बाकी लोगों में तो मुझे पता है, जो नए लोग अटेंड कर रहे हैं उनको मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद आ रहा है, क्योंकि मैं अपने स्टाइल से पढ़ाता हूँ बेटा, मैं टेक्सचुअल के हिसाब से कम पढ़ाता हूँ. तो नेक्स्ट पॉइंट अपना है लैक ऑफ कॉमन मेजरमेंट. लैक ऑफ कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू. इसका मतलब क्या है? डोंट वरी, व्हाइल एक्सचेंज goods for goods, there was no standard limit. Sorry, I am very sorry. Unit of अकाउंट. इसको थोड़ा और अच्छे से लिखो. टू डिटरमाइन वैल्यू ऑफ कमोडिटी. ये बहुत सिंपल है, इसको अच्छे से सीखोगे ना, ये एक्चुअली ना मुझे पढ़ाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी. अगर अच्छे से सीखोगे ना तो बहुत सिंपल है बेटा. अच्छा, ये पॉइंट तो देखो बेटा क्या लिखा है, लैक ऑफ कॉमन मेजर वैल्यू. मैं आपको ऐसे ही ओरली पढ़ा सकता हूँ, इसको बोर्ड की जरूरत भी नहीं पड़ेगी. अच्छा, एक बात बोलो बेटा, आज मम्मी ने मुझे दुकान में भेजा. आज मेरे मम्मी ने, आज की बात, मॉडर्न डेज की बात कर रहा हूँ, मॉडर्न डेज की बात कर रहा हूँ. ठीक है, मेरे मम्मी ने मुझे बोला, ए क्या है घर पे बेटा है, लॉकडाउन में कुछ तो काम कर. तो मेरे को बोली जाके ना 2 लीटर दूध लेके आ. लीटर, ठीक है, 2 लीटर दूध. अच्छा, यहाँ पर बहुत सारे अभी बॉयज है, गर्ल्स है जो दुकान में जाके शॉपिंग करते हैं. मुझे थोड़ा ना हेल्प करोगे बेटा? कैन यू हेल्प मी विद अ सिंगल क्वेश्चन? दूध कितना रुपए लीटर है? चैट बॉक्स में लिख. तुम्हें चैट बॉक्स ऐसा मुंह से मत बोल. कितना रुपए लीटर है? 75 रुपए लीटर है. ओके, 23 रुपए लीटर. तो प्रणव किसका दूध पीता है रे तू? 23 रुपए लीटर दूध कहाँ से लाता है? अरे चेक कर बाबा वो लीटर का दूध. 23 रुपए लीटर दूध कौन सा पीता है क्या मालूम? गाय और भैंस की बात चल रही है यहाँ पर बेटा. 43, हाँ शायद ये करेक्ट है, ये महानंदा का शायद आता है पहले. ओके, अच्छा चलो अपन बात करते हैं. चलो तो एवरेज ले लेता हूँ बेटा, जो डेयरी का दूध आता है, मैं आदम डेयरी से दूध लेता हूँ, वहां पर एवरेज 70 रुपए लीटर में दूध आता है. अच्छा, मेरी मम्मी ने मुझे कितना लीटर दूध लाने बोला? 2 लीटर. तो बेटा कितना हो गया? 150 रुपए का मैंने दुकानदार को 150 रुपया दे दिया और दूध दे दिया. अब यही चीज अगर मैं पुराने जमाने में होता, पास्ट, नॉट मॉडर्न डे, पास्ट डे, तो दुकानदार के पास बोला, ए भैया 2 लीटर दूध दे दो. वाह, क्या बोला? सर जी 2 लीटर दूध दे दो भैया. तो अभी मुझे एक बात बोलो, अब 2 लीटर दूध के बदले, 2 लीटर दूध के बदले मुझे कितना, क्या वो क्या बोलेगा? ये दुकानदार है, मिल्क मैन. ये कौन है? मिल्क मैन, दूध वाला भैया. ये सर जी क्या करेंगे? ये सर जी क्या करेंगे? पुराने जमाने में देखो क्या प्रॉब्लम होता था. आपको आपके मम्मी ने भेजा है दुकानदार के पास दूध लाने, और दूध का आज के हिसाब से वैल्यू देखो 140 रुपए होता है. तो आप इसके पास चले गए, ओ सर जी मुझे हमको दूध दे दो भैया. कितना? 2 लीटर. तो बोलेगा ये लो, आपको दूध दे दिया 2 लीटर, लेकिन बदले में कुछ तो लेगा ना, बदले में कुछ तो लेगा. लेकिन बदले में देने के लिए अभी आपके पास क्या है? राइस है. तो आप बोलोगे भाई 2 लीटर दूध दे दे और 2 किलो चावल ले लो, ऐसा बोलोगे. अच्छा ठीक है, तो ये भी सही है. लेकिन आज की डेट के हिसाब से दो मेरे को फटाफट
पॉइंट खत्म होने को आया है। चावल कितना रुपए किलो में आता है, ज्यादा से ज्यादा कितना रुपए किलो में आता है चावल, मैक्स टू मैक्स कितना रुपए? मेरे को लगता है मेरे मम्मी लाती है 30 रुपए किलो के हिसाब से लाती है, 30 रुपीज 35 रुपीज किलो में। अगर मैं 30 रुपया 35 रुपया भी ले लूं तो भी कितना आता है, एवरेज 30 रुपीज किलो ले लेते हैं बेटा, क्योंकि रेशन से तो मुझे 2 रुपए किलो में भी आता है, तो 60 रुपए हो गया 2 किलो का। आप एक बात बोलो, वो दुकानदार को आप बोलोगे कि दूध दे दो और बदले में आप उसको 60 रुपए का क्या दोगे, चावल दोगे, वो लेगा? 2 किलो के बदले 2 किलो दो नहीं, क्योंकि क्या प्रॉब्लम हो रहा है, प्रॉब्लम क्या हो रहा है, आपने सब नोटिस किया प्रॉब्लम क्या था? उस जमाने में लीटर, केजी, किलोग्राम जो वैल्यू डिसाइड होता है, आज की डेट में वैल्यू कैसे डिसाइड होता है, केजी और लीटर के हिसाब से डिसाइड होता है। इसको बोलते हैं मेजरमेंट। इसको क्या बोलते हैं? मेजरमेंट ऑफ वैल्यू। तो हाउ वी आर गोइंग टू डिसाइड द वैल्यू ऑफ कमोडिटी इन टुडेज डेज? आज हम लोग कोई भी कमोडिटी का वैल्यू, हाउ वी आर गोइंग टू डिसाइड द वैल्यू अकॉर्डिंग टू द लीटर एंड केजी। बट उस समय अभी नहीं, उस समय there was no standard unit of account to determine the value of commodity। अब समझ में आया? उस समय 1 लीटर, 1 किलो, 1 दर्जन ये सब चीजें नहीं थी, इसीलिए एक्सचेंज डिफिकल्ट था। समझ में आया पॉइंट? उस समय there was no standard unit of account to determine the value of commodity, that's why exchange was very difficult। I hope you understood the entire point। ये मैंने एग्जांपल दिया समझाने के लिए, बट पॉइंट तो आपके सामने लिखा हुआ एक्सप्लेनेशन के साथ कि लैक ऑफ कॉमन मेजर वैल्यू, क्योंकि एक्सचेंज करते समय there was no standard unit of account to determine the value of commodity, because उस जमाने में कमोडिटी का वैल्यू डिसाइड करने के लिए कोई भी स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ अकाउंट नहीं था, लीटर नहीं था, केजी नहीं था, डजन नहीं था, इसीलिए एक्सचेंज करना डिफिकल्ट। समझ में आया पॉइंट? अगर समझ में आया रहेगा तो आगे बढ़ो, प्लीज मुझे रिप्लाई करो चैट बॉक्स में, यस सर, यस सर। दो मिनट। ओके, so let's move for a further, चलेगा? ओके, नेक्स्ट पॉइंट अपना तीन और 3 ही पॉइंट बचे हैं बेटा। तो नाउ थर्ड पॉइंट इज दैट indivisibility। है कि ना शेख? क्या चल रहा है? मैं आता हूँ। अरे यार
बकरी का साइन नहीं आ रहा है। चलो बेटा पावर ऑफ हो रहा है। देखो ये थोड़ा सा ड्राइंग कमजोर है मेरा, थोड़ा अज्यूम कर लो। अब पूछना वाले कौन है? ये बकरी है, गुड। हंस रहे हो क्या? अच्छा है। अभी क्या करूँ, अभी ज्यादा ड्राइंग निकालने जाओगे टाइम जाएगा। क्यों बेटो, बराबर है, बकरी मेरे को दिख रही है। ठीक है सुना, फोन आया बात करना है। अरे विनोद okay, so now the problem of barter exchange, the indivisibility of goods. Now just understood the English language, then I will explain into the drawing. क्योंकि समझना तो इधर ही है ड्राइंग में, just learn and listen, that's it, इतना ही बोलूंगा। बार्टर सिस्टम में क्या हो रहा था, डिविजिबिलिटी ऑफ एनिमल नॉट पॉसिबल इनटू द स्मॉल पार्ट। मतलब प्रॉब्लम किसका हो रहा है, बार्टर एक्सचेंज में इंडिविजिबिलिटी ऑफ गुड्स का प्रॉब्लम हो रहा था। तो इंडिविजिबिलिटी ऑफ गुड्स का प्रॉब्लम का मतलब होता है बार्टर सिस्टम में डिविजिबिलिटी ऑफ एनिमल नॉट पॉसिबल इनटू द स्मॉल पार्ट। ये सिर्फ सीखने के लिए जो टेक्स्ट बुक में अभी मैं बताऊंगा वही सीखने। अब यहाँ पे दो लोग हैं, मिस्टर ए है और मिस्टर बी है। अब मिस्टर ए के पास क्या था, गोनी। कितने का? एक गोनी, स्टॉक ऑफ 50 किलो का, 50 केजी का गोनी है। एक आता ना गोनी, हम लोग जब दुकान में जाते तो गोनी लेते, 50 किलो का गोनी दो, 100 किलो का गोनी दो। तो इसके पास कितने का गोनी था? 50 किलो का गेहूं था। कितने का? 50 केजी का एक गोनी था। तो ना, और मिस्टर बी के पास क्या था? गोट, बकरी। अब प्रॉब्लम कुछ नहीं है, इसको बकरी चाहिए, इसको गेहूं चाहिए। चलो ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। इधर भी डबल कॉन्फिडेंस का भी प्रॉब्लम नहीं हो रहा है। इसको बकरी चाहिए, मटन खाने का मूड किया रहेगा, और इसको गेहूं चाहिए, व्हाटएवर इट इज। तो ये दिक्कत सुनो, अब ये क्या चाहता है, ये मिस्टर बी क्या हो रहा है, प्रॉब्लम क्या हो रहा है मिस्टर बी को? प्रॉब्लम क्या मालूम क्या? मिस्टर बी क्या बोला मिस्टर ए को? मिस्टर ए को क्या बोला? ए बेटा 50 किलो गोनी है, मेरे घर पे सिर्फ 2 लोग हैं, आप मुझे कितना किलो गेहूं दो? 25 किलो गोनी। हाफ स्टॉक दे दो। आपके पास 50 केजी है wheat, but I don't want 50 kg गेहूं, I want only half of the गोनी, मतलब 25 kg wheat I want। जितना आपके पास स्टॉक अवेलेबल है उसका ओनली हाफ स्टॉक आई वांट फ्रॉम यू। अब ठीक है, तो अभी मुझे बोलो, ये 50 किलो गोनी 25 किलो गोनी इसको दे देगा, तो अभी बकरी का क्या होगा? तो ये बकरी देते समय क्या करेगा? बकरी को आधा बीच में काट के देगा, 2 पैर आगे का ले ले, 2 पैर का पीछे का पोर्शन मेरे पास रह ले। तो इस सिचुएशन में क्या एनिमल को डिवाइड करके दे सकते हैं क्या? पॉइंट समझ में आया आपको? दिक्कत क्या हो रही है? ये क्या बोल रहा है कि मैं आपको बकरी देने के लिए तैयार हूं, लेकिन मुझे 50 किलो गेहूं नहीं चाहिए। आप बराबर है ना, आप दुकान में सामान लाने के लिए जाते हो, दुकानदार आपको क्या बोलते हो? 1 किलो चावल दो, 2 किलो चावल दो, 15 किलो चावल, 20 किलो चावल दो, या 1000 किलो चावल लेके आते हो? नहीं ना, बराबर। तो यहाँ पर प्रॉब्लम क्या हो रहा है बार्टर एक्सचेंज में? इसके पास बकरी है, इसके पास गेहूं है, लेकिन ये क्या बोल रहा है? आई डोंट वांट 50 केजी गोनी, आई डोंट वांट 50 केजी व्हीट, आई वांट ओनली हाफ पोर्शन ऑफ द व्हीट। तो हाफ पोर्शन ये ले लेगा, लेकिन बकरी का डिवीजन कैसे होगा? एनिमल का डिवीजन कैसे होगा इनटू स्मॉल पार्ट? आपने गेहूं का डिवीजन किया इनटू स्मॉल पार्ट, मतलब स्मॉल पार्ट। आपने राइस का डिवीजन कर सकते हो इनटू स्मॉल पार्ट, लेकिन बकरी का एनिमल्स का डिवीजन, तो क्या बोलोगे? बकरी का पिछला पोर्शन रख देते हैं, आगे का पोर्शन ले लो सर, इसको 2 भाग में काट देते हैं। पॉसिबल है क्या? इज इट पॉसिबल टू डिवाइड द एनिमल इनटू द स्मॉल पार्ट? आर यू गेटिंग इट? व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू, इट इज पॉसिबल टू डिवाइड द एनिमल इनटू द स्मॉल पार्ट, नॉट पॉसिबल। सो दैट्स व्हाई बार्टर एक्सचेंज में और एक प्रॉब्लम आ रहा था, indivisibility of goods, because animal cannot divide into the small part, it is the problem। तो प्रॉब्लम समझ में आ रहा है
इसको जो एक्सचेंज में कोई तकलीफ नहीं हो रही है, लेकिन डिवीजन में तकलीफ हो रही है। इसको 50 के बदले 25 किलो चावल गेहूं चाहिए, लेकिन इसको डिवाइड कैसे करेगा बकरी को? बकरी पूरा थोड़ी देगी हो, तो बकरी को काट नहीं सकते, बकरी को बीच में से काट नहीं सकते, तो डिविजिबिलिटी ऑफ गोट इज प्रॉब्लम। तो एनिमल्स को डिवाइड नहीं कर सकते, तो ये इंडिविजिबिलिटी प्रॉब्लम था। नाउ दिस इज कॉल्ड पॉइंट नंबर 3. नाउ पॉइंट नंबर 4. स्टोरेज ऑफ गुड्स। ये पॉइंट ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। अभी नाउ यू कैन अंडरस्टैंड दैट कि पुराने जमाने में और एक प्रॉब्लम क्या हो रहा था, क्योंकि अगर मेरे पास कुछ सामान है तो मैं स्टोर करके रखूंगा और थोड़ा थोड़ा मैं इसको यूज कर सकता हूँ, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन पिछले पुराने जमाने में और एक प्रॉब्लम था स्टोरेज ऑफ गुड। स्टोरेज का मतलब जमा करके रखना गोडाउन में, स्टॉक में। तो चलो मेरे पास चावल है तो आप उसको स्टोर करके रख सकते हो 1 साल के लिए, गेहूं है तो आप उसको स्टोर करके रख सकते हो 1 साल के लिए। लेकिन imagine and assume that if suppose you have goods like a milk, if you have goods like a perishable goods, जिसको बोलते हैं fish, milk, fruits, vegetable, it cannot be stored for a longer time. Are you getting it? What I'm trying to tell you? बार्टर एक्सचेंज में और एक प्रॉब्लम आ रहा था, गुड्स कैन नॉट बी स्टोर फॉर अ लॉन्गर टाइम। आज कौन से केस में? पेरिशेबल गुड्स के अंदर। पेरिशेबल गुड्स कैन नॉट बी स्टोर फॉर अ फ्यूचर, पेरिशेबल गुड्स कैन नॉट बी स्टोर फॉर अ लॉन्गर टाइम। तो पेरिशेबल गुड्स मतलब कौन से होते हैं? पेरिशेबल गुड्स का मतलब आर दोज गुड्स व्हिच आर यूजिंग फॉर अ डे टू डे लाइफ, जो दिन भर में दिनचर्या के लिए यूज होता है, उसको पेरिशेबल गुड्स बोलते हैं। जैसे कि मिल्क, जैसे कि फिश, जैसे कि फ्रूट, जैसे कि वेजिटेबल, all these are the perishable goods. इसको आप 1-1 महीना 2-2 महीना स्टोर करके नहीं रख सकते हो। तो ऐसे सारे गुड्स को स्टोर करके और रखने का प्रॉब्लम है फ्यूचर के लिए। तो these are the another difficulty come under the barter system. तो गुड्स को ज्यादा देर तक, ज्यादा टाइम तक हम लोग स्टोर नहीं कर सकते लंबे समय तक। तो आर यू गेटिंग इट? तो उस समय एक स्टोरेज का भी प्रॉब्लम था, और अगर स्टोरेज और स्पेस का भी प्रॉब्लम था, बट उसके साथ साथ और एक कौन सा प्रॉब्लम था कि perishable goods like a milk, perishable goods like a vegetable, perishable goods like a fruit, perishable goods like a fish, all these goods cannot be stored for a longer time and for a future. So these are the another problem under the barter system, storage ka. Or now we are going to learn point number 5, which is last point. Deferred payment. पांचवा नंबर का पॉइंट, ये बहुत सिंपल है, मेक पेमेंट इन फ्यूचर। ओके, अच्छा, अंडर द बार्टर सिस्टम अनदर डिफिकल्टी विच इज नोन एज द डेफर्ड पेमेंट। अब डेफर्ड पेमेंट का मतलब क्या होता है बेटा? मेक द पेमेंट इन अ फ्यूचर। जैसे कि मैं आपको समझाता हूँ, मैं बहुत छोटा था ना बेटा, जब 9th और 10th स्टैंडर्ड में था ना, जब 9th 10th स्टैंडर्ड में होता था ना, तो मेरे पापा जब जॉब पे जाते थे ना बेटा, क्या होता था मालूम है क्या? मेरे पापा का सैलरी आता था ना बेटा 10 तारीख को आता था, हर महीने के 10 तारीख को आता था। तो मेरी मम्मी क्या करती थी? मेरी मम्मी, हमारे बाजू में ना एक दुकान में, गणेश नगर में रहता था, रावलपाड़ा में। तो मेरे इधर ना घर के बाजू में ना एक शॉपकीपर था। तो मेरी मम्मी ना 1 तारीख को जाके ना उस दुकान से, स्टोर से राइस,
जो भी राशन पूरे महीने का राशन भरती थी वो दुकान से जाके 1 तारीख को। लेकिन 1 तारीख को राशन लेने के बाद आपको तो मालूम है पेमेंट करना पड़ेगा तुरंत। तो मेरी मम्मी क्या बोलती थी उसको दुकानदार को कि पापा का सैलरी कब आएगा, 10 तारीख को आएगा। अब 10 तारीख को आने के बाद क्या करेंगे, आपको 10 तारीख को उसका पेमेंट क्लियर कर देंगे। इसका मतलब मेरी मम्मी क्रेडिट पे सामान लाती थी, इसका मतलब उधारी पे लाती थी। या सुन लो, ये मैं जब छोटा था तो मेरे घर वाले ऐसा कुछ काम करते थे, क्योंकि दुकानदार से जाके सामान राशन पूरा महीने का भर देते थे और जब पापा का सैलरी आता था तो वो राशन वाले को पैसा पे करते थे, राइट। लेकिन बार्टर सिस्टम में ये पॉसिबल नहीं था। बार्टर सिस्टम अगर इमेजिन करोगे आप, मैंने सुमित से आज कोई सामान ले लिया तो सुमित को बाद में गुड्स एक्सचेंज फ्यूचर में कैसे करूंगा और कौन से बेसिस पे करूंगा, क्योंकि मेजरमेंट ऑफ वैल्यू भी नहीं था, इंडिविजुअलिटी का प्रॉब्लम भी था, डबल कॉन्फिडेंस। क्योंकि अगर मैं उसको सामान मैंने सुमित से राइस लिया है और मेरे पास राइस व्हीट है तो सुमित को वो चाहिए भी नहीं। मतलब देयर आर सो मेनी प्रॉब्लम टू मेक द पेमेंट इन द फ्यूचर। उसको डबल कॉन्फिडेंस का प्रॉब्लम है, मेजरमेंट का प्रॉब्लम है, इंडिविजुअलिटी का प्रॉब्लम है, तो डेफर्ड पेमेंट पॉसिबल ही नहीं था। मतलब आज अगर सुमित लेने के लिए रेडी भी है मेरे को बार्टर सिस्टम में, लेकिन मैं भी फ्यूचर में उसको रीपे कैसे करूंगा, मैं फ्यूचर में उसको पेमेंट कैसे करूंगा, इसका प्रॉब्लम बोलते हैं डेफर्ड प्रॉब्लम। आज की डेट में प्रॉब्लम सॉल्व क्यों है, क्योंकि आज 1 तारीख को सामान लेके आए, 10 तारीख को पैसा देके आते हैं, पर उस समय मनी तो था ही नहीं। बार्टर सिस्टम में गुड्स एंड सर्विसेज के अगेंस्ट में क्या होता था, गुड्स एक्सचेंज होता था। इसीलिए डेफर्ड पेमेंट इज अनदर प्रॉब्लम अंडर द बार्टर एक्सचेंज। और डेफर्ड पेमेंट का मतलब होता है मेक द पेमेंट इन अ फ्यूचर टाइम। आज सामान लेके आओ उधारी पे और पेमेंट फ्यूचर में करो, ठीक है। So these are the 5 problems under the barter system. So आज का जो I hope you people have liked today's lecture, आपको काफी लेवल तक और अच्छे से आपको समझा रहेगा। और मैंने इको का आपका सेकंड चैप्टर यहाँ पे स्टार्ट किया, उस जिस चैप्टर का नाम है मनी, और इसके अंदर मैंने आपको पहले इंट्रोडक्शन समझाया, उसके बाद मैंने आपको बार्टर सिस्टम क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फॉर गुड, उसके बाद मैंने आपको समझाया व्हाट आर द डिफिकल्टी अंडर द बार्टर सिस्टम। मैंने 5 डिफिकल्टी आपको बताया। पहला वाला था डबल कॉन्फिडेंस ऑफ, उसके बाद इंडिविजुअलिटी ऑफ प्रॉब्लम बताया, उसके बाद मेजरमेंट ऑफ वैल्यू का प्रॉब्लम बताया, स्टोरेज ऑफ गुड्स का प्रॉब्लम बताया, बोर्ड पे डेफर्ड पेमेंट का प्रॉब्लम दिखाया। तो ये सारे बहुत सिंपल तरीके से मैंने आपको कोशिश किया है कि आपको समझ में आए। ड्राइंग वाइंग बना के मस्त से डिजाइन चित्र बकरी बिक्री बना के मैंने आपको दिखाया। सो आई होप यू लाइक इट टुडेज लेक्चर। और अगर किसी को भी नहीं समझा रहेगा तो इसका रिकॉर्डिंग में आपको सेंड कर दूंगा। आज का लेक्चर मेरा रिकॉर्ड हो रहा है तो आपके मोबाइल पे दिख रहा रहेगा, एक रिकॉर्डिंग का साइन आया है मोबाइल पे। तो आज का लेक्चर मैंने रिकॉर्ड किया हो, तो जिनको भी नहीं समझ में आया, नेटवर्क की वजह से प्रॉब्लम हुआ रहेगा, तो मैं उनको सेंड कर दूंगा। तो कल का थोड़ा सा मैं एक आपको बात बता देता हूँ। टुमारो स्पेसिफिकली नो लेक्चर। और देयर विल बी नो लेक्चर। क्यों नहीं लेक्चर लग रहे हो? अरे बेटा ये बेटा, कल गणपति बाप्पा मोरिया है मेरे घर पे, होम एट माय होम। तो गणपति बाप्पा आएंगे तो उसका प्रिपरेशन करने के लिए आई हैव टू बी देयर। तो कल का दिन आपका सैटरडे देयर विल बी नो लेक्चर, बट संडे डेफिनेटली आपका अकाउंट का लेक्चर रहेगा और संडे का टाइम आई विल लेट यू नो। सिर्फ कल के लिए हमें माफी दे दो भैया, क्योंकि बिकॉज ऑफ गणेश चतुर्दशी तो अनएबल टू रीच हियर। मैं आऊंगा ही नहीं क्लासेस में कल। परसों आपका लेक्चर रहेगा संडे को का शेड्यूल टाइम मैं आपको सेंड कर दूंगा। आप अच्छे से लेक्चर अटेंड करो संडे का, ठीक है। कल के लिए हमको माफी दे दो भैया, ओके। सो थैंक यू वेरी मच। और जिन लोग को मेरा वीडियो रिकॉर्डेड लेक्चर चाहिए वो लोग प्लीज ये नंबर पे मुझे टेक्स्ट करो व्हाट्सएप पे। जो लोग ग्रुप में ऐड नहीं है उनको वीडियो रिकॉर्डिंग लेक्चर नहीं मिलेगा। आप प्लीज मुझे आप ये नंबर पे व्हाट्सएप करो, मैं आपको ग्रुप पे ऐड कर दूंगा। आपको आज का वीडियो रिकॉर्डेड लेक्चर भी मिल जाएगा और संडे का टाइम टेबल भी मिल जाएगा। तो प्लीज कॉपी माय मोबाइल नंबर और फटाफट क्या होता है, फटाफट मुझे टेक्स्ट करो, ओके। तो थैंक यू वेरी मच, बाय, नाइस मीटिंग यू। चलो फिर मिलेंगे, टेक केयर।
लेक्चर अच्छा लगा सबको? अच्छा, लेक्चर अच्छा लगा, समझ में आया सबको? यस, गणपति बाप्पा मोरया। लेक्चर समझ में आया बेटा सबको? ओके ओके, थैंक यू फॉर रिस्पॉन्स, थैंक यू फॉर रिप्लाई। सबको अच्छा लगा रहेगा लेक्चर? ओके, वेरी गुड, ओके, वेरी गुड, वेरी गुड। पीडीएफ मैथ्स का आई विल अरेंज पीडीएफ मैथ्स का। ओके चलो बेटा, थैंक्स। चलो मिलते हैं, बाद में बात करते हैं। क्लासरूम, अभी तो क्यों ज्वाइन कर रहे हो बेटा? लेक्चर तो खत्म हो गया। दिस इज आवर क्लासरूम। एनीवे, देखेंगे लाइव में। चलो बाय।